मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज हम अपना बीओपी चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने ये समझा था कि बीओपी होता क्या है और ये समझा था कि बेटे बीओपी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि बीओपी में अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेटे बीओपी में इक्विलिब्रियम। तो बीओपी इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, बीओपी का इक्विलिब्रियम और बेटे बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम, कि बीओपी में इक्विलिब्रियम कब होता है और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझना। ठीक है कि बीओपी का इक्विलिब्रियम कब होगा और बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो बीओपी का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटे? पहले तो इक्विलिब्रियम समझ लो कि बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो, किसका? फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो जब बिल्कुल बराबर होता है फॉरेन कैपिटल के आउटफ्लो के। समझ रहे हो बेटे? जब फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बराबर होता है फॉरेन कैपिटल के आउटफ्लो के, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जब क्रेडिट साइड बराबर हो जाती है डेबिट साइड के, तो भी वो हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम कहलाता है। या फिर मैं इसको इसके तीन तरीके से कह सकते हो बेटे, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि बीओपी इक्विलिब्रियम तब होता है, बीओपी ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, बीओपी इक्विलिब्रियम तब होता है जब करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन। समझाऊंगा बेटे ये एरर एंड ओमिशन का क्या मतलब है। प्लस एरर एंड ओमिशन बराबर होता है जीरो के। बेटे जब जीरो के बराबर होता है, समझना जरा मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं बीओपी इक्विलिब्रियम का तीसरा पार्ट। अच्छा, पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि जब फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बराबर होगा आउटफ्लो के। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें आपस में इक्वल हो। तो यहां दो चीजें कौन कौन सी है? क्रेडिट और एक डेबिट। जब क्रेडिट और डेबिट आपस में बराबर है तो आंसर क्या आना चाहिए? इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम किसी चीज का बैलेंस निकालेंगे, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो, चाहे एरर एंड ओमिशन हो, पहले करंट अकाउंट समझो। भाई करंट अकाउंट में अगर सारी चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड आ रही थी, जैसे हमने विजिबल में लिया था बेटे, विजिबल में हमने क्या लिया था? हमने विजिबल में लिया था कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरी तरफ हमने इनविजिबल में लिया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपस में बराबर हैं तो विजिबल गुड का बैलेंस कितना आएगा? जीरो आएगा। भाई क्रेडिट में से डेबिट हमेशा माइनस होता है। आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, सबको पता है कि क्रेडिट में से डेबिट हमेशा माइनस होता है। जब क्रेडिट में से डेबिट माइनस होगा और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आंसर जीरो ही तो आएगा। इसलिए करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन जब इक्वल होता है तो हम उसे बीओपी के इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं बेटे। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बीओपी का इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अरे बेटा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस ये बेटे कि बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जब इक्विलिब्रियम था कि दोनों को प्लस करके आंसर जीरो आए, तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटे? बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा कि जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन। अच्छा, ये एरर एंड ओमिशन कुछ नहीं है बेटा, ये वो है कि अगर आप बीच में कुछ भूल जाते हो तो उसे भी ऐड कर लो। भूल जाते हो या कोई गलती हो जाती है जब जीरो के बराबर नहीं होगा, जब बेटे करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो,
तब मैं उसे क्या कहूंगा, तब मैं उसे कहूंगा डिसइक्विलिब्रियम, इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई डाउट किसी को? अब जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो या तो आंसर क्या आएगा, या तो आंसर बेटे पॉजिटिव आएगा या फिर आंसर बेटे नेगेटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, यानी कि इनफ्लो ज्यादा है और बेटे आउटफ्लो कम है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, इस केस को हम कहेंगे बीओपी का सरप्लस। क्या कहेंगे बेटे इसको? बीओपी सरप्लस। ठीक है। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, इसका मतलब इनफ्लो कम है और बेटे आउटफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है। तो बेटे इसको हम कहेंगे बीओपी का डेफिसिट। क्या कहेंगे बेटे इसको? बीओपी का डेफिसिट। तो ये हमारा अगला टॉपिक है बेटे, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे ये हमारा हुआ अगला टॉपिक बीओपी इक्विलिब्रियम एंड बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेटे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। तो बेटे एक सेकेंड, हाँ बेटे, तो हमारे अगले टॉपिक का नाम क्या है बेटे? हमारे अगले टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस बेटे? एक तरफ बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरी तरफ बात करेंगे बेटे बैलेंस ऑफ ट्रेड की, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। बेटे ध्यान रखना ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, कभी भी इन दोनों चीजों को सेम मत समझ लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटे अलग होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या होता है। देखो बेटे सबसे पहला डिफरेंस तो इसके फॉर्मूले का ही होता है। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट का? मैं जस्ट अभी करा के आया हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। यही तो फॉर्मूला होता है कि करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो बेटे हमारा क्या आ जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। तो बेटे बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटे विजिबल ट्रेड को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, करेंट अकाउंट के विजिबल ट्रेड को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बेटे विजिबल ट्रेड जिसमें केवल गुड्स आते हैं उसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। ये होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। कोई दिक्कत किसी को पहले में? ठीक है। तो बेटे पहले में किसी को कोई दिक्कत? तो बेटे ये हमारा पहला डिफरेंस हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला होता है करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। दूसरा बेटे सेकंड है कि बीओपी इज ब्रॉड या वाइडर देन बीओटी। बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा होता है। तुम देख रहे हो करंट अकाउंट के अंदर आता है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इससे क्या पता चला? इससे तो यही पता चला कि बेटे बैलेंस ऑफ
ट्रेड से बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा होता है, और इसका अपोजिट हम कहां लिख देंगे, इसका अपोजिट यहां लिख देंगे बेटे हम। क्या है इसका अपोजिट? के बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या है बेटे इसका अपोजिट? के बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नैरो, नैरो देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तीसरा, तीसरा है बेटे बीओपी इंक्लूड बीओटी। बीओपी में बीओटी इंक्लूड होता है, जबकि बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। बेटे समझ रहे हो? बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। इसके बाद लास्ट है बेटे बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस। बेटे एक देश से दूसरे देशों के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बीओपी में वो सारे आते हैं, जबकि बीओटी में बेटे बीओटी रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली। लेकिन बेटे बीओटी में केवल किसका ट्रांजैक्शन आता है? केवल गुड्स का ट्रांजैक्शन आता है। बेटे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बेटे ये पूरा आपका पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेटे डिफरेंस है। ठीक है, बताइए। हाँ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटे, उस क्वेश्चन का नाम है ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो बेटे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑटोनोमस आइटम कौन से होते हैं और एकोमोडेटिंग आइटम कौन से होते हैं। तो बेटे मान लो कि आपने यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ शूज का 5,000, बाइक का 2,000, क्लोथ्स का 4,000। तो टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ वो हुआ आपका 11,000 का। उसी तरीके से इंपोर्ट किया था इंडिया ने, मान लो शूज का 2,000, क्लॉथ्स का 1,000। बेटे ये इंडिया ने क्या किया था? इंपोर्ट किया था। तो टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटे? टोटल इंपोर्ट हो रहा है 3,000 और एक्सपोर्ट हो रहा है 11,000। तो बेटे मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये इक्वल हो जाए। अभी ये डिसइक्विलिब्रियम में है बेटे, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो बीओपी सरप्लस हुआ। पैसे आए ज्यादा हैं गए कम है, तो बीओपी सरप्लस हुआ। लेकिन मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरा बीओपी इक्वल हो जाए? तो बेटे अगर मैं कोई भी आइटम और इंपोर्ट कर लूं, कितने हजार के बेटे? 8,000 के और कोई भी आइटम अगर मैं इंपोर्ट कर लूं तो बेटे मेरा बीओपी जो है 8,000 के अगर और कोई आइटम मैं इंपोर्ट कर लूं बेटे, ठीक है, तो मेरा बीओपी क्या हो जाएगा? मेरा बीओपी बेटे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। समझ रहे हो पूरी प्रोसेस? बेटे मैंने क्या बोला है? मैंने पहली चीज ये बोली है कि मान लो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है 11,000 का, इंपोर्ट हुआ 3,000 का। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो जाए। तो 8,000 के और कोई भी आइटम में क्या कर लूं? इंपोर्ट कर लूं। तो बेटे याद रखना ये सारे आइटम जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किए गए हैं ये होते हैं आपके ऑटोनोमस आइटम। और जो आइटम बीओपी को इक्वल करने के लिए किए गए हैं, जिनका ट्रांजैक्शन बीओपी को इक्वल करने के लिए किया गया है, वो होते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। समझ रहे हो बेटे? ये जो 8,000 है ना, ये जो 8,000 हैं ये आपके एकोमोडेटिंग आइटम कहलाएंगे, और ये जो बाकी के सारे हैं बेटे ये आपके ऑटोनोमस आइटम्स कहलाएंगे। तो बेटा यही बेसिक डिफरेंस होता है। अच्छा और क्या डिफरेंस हो सकता है बेटे? और एक डिफरेंस तो ये हो गया कि ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं।
ऑटोनोमस आइटम हमेशा प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता बेटे, वो बीओपी को इक्वल करना होता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इन आइटम्स की वजह से, यानी कि ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आता है, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम बेटे क्या करते हैं, बीओपी में इक्विलिब्रियम लाते हैं। समझ रहे हो? तो बेटे इनको हम लिख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, समझ में आ गया होगा। तो अब इनका डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये सबसे पहला डिफरेंस बेटे, दीज आइटम्स are export or import with the motive of अर्निंग प्रॉफिट। बेटे ये प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग प्रॉफिट कमाने के लिए इनका ट्रांजैक्शन होता है, जबकि इनका बेटे पूरी लाइन आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। बेटे ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होते, तो इनका मोटिव क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इनका मोटिव क्या होता है। बेटे दूसरा डिफरेंस, दीज कॉज बीओपी इम्बैलेंस। बेटे इन आइटम्स की वजह से बीओपी में इम्बैलेंस आता है। और बेटे ये दीज आइटम्स करेक्ट बीओपी इम्बैलेंस, और बेटे ये बीओपी इम्बैलेंस को सही करते हैं, इम्बैलेंस। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस बेटे, इनको आप एबव द लाइन आइटम कहते हो। क्या कहते हैं बेटा इनको हम, एबव द लाइन आइटम। बेटा दूसरा नाम है ये इसका, इसको हम क्या कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम। बेटे याद रखना, लास्ट डिफरेंस, इसमें फिजिकल मूवमेंट, क्या बेटे, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व। बेटे इसमें गुड्स एंड सर्विस का फिजिकल मूवमेंट होता है, जबकि इनमें दीज डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट। इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, हियर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर टेक प्लेस। बेटे यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन होता है। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है। चलिए तो मैं आप लोगों को दोबारा से पूरा समझाऊं। सबसे पहला, ऑटोनोमस आइटम वो आइटम होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऑटोनोमस आइटम की वजह से बीओपी में इम्बैलेंस आता है, एकोमोडेटिंग आइटम से बेटा बीओपी का इम्बैलेंस सही होता है। इनको एबव द लाइन आइटम कहते हैं, इनको बिलो द लाइन आइटम कहते हैं। बेटे इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, जबकि यहां पर जब बीओपी को करेक्ट किया जाता है तो कोई गुड्स या सर्विस नहीं बेची जाती, केवल आरबीआई के पास जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, उसे ही कम या ज्यादा बीओपी को इक्वल किया जाता है। तो ये आपका बीओपी चैप्टर बेटे खत्म हो गया है, ये पूरा चैप्टर है। अगर इसके अलावा किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करो, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, और अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है।